दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द ब्लैक पैंथर ऑफ सेवानीपल्ली। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है ओल्ड मनुस्वामी और मगधी का तेंदुआ। जिस शहर बैंगलोर में मैं रहता हूं, वो भारत के नक्शे में लगभग एक सीधी रेखा के बीचों बीच स्थित है। एक और पूर्वी तट पर मद्रास यानी कि चेन्नई, जो बंगाल की खाड़ी से लगता है, और दूसरी तरफ पश्चिमी तट पर मैंगलोर, जो अरब सागर के किनारे पर है। बैंगलोर समुद्र तल से लगभग 3000 फीट ऊंचे एक पठार पर बसा हुआ है। जो कोई भी यहाँ रह चुका है वो इसके अनोखे मौसम को कभी नहीं भूल सकता। यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंड, ना बहुत ज़्यादा बारिश, ना बहुत ज़्यादा सूखा। नवंबर से फरवरी के बीच में यहाँ ठंडी ठंडी हल्की धुंध वाली सुबहें होती हैं, और गर्मियों में भी सुबहें काफ़ी सुहावनी और ठंडी रहती हैं। बेंगलुरु नाम कन्नड़ भाषा के शब्द बेंगल उरु से आया है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेम की बस्ती। इसी कारण ये शहर सेमों का शहर भी कहलाता है। जिसने भी यहाँ की सेमें खाई हो वो बैंगलोर को कभी भूल नहीं सकता। बैंगलोर में ट्रॉपिकल और यूरोपियन दोनों तरह के स्वादिष्ट फल और सब्जियां मिलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक बैंगलोर असल मायनों में एक शहर नहीं था, लेकिन युद्ध के दौरान रणनीतिक सैन्य अहमियत, एक बड़े औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होने की बेहद संभावनाएं और इसके अन्य सभी गुणों ने मिलाकर इसे भारत के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक स्थान बना दिया, या यूं कहे अंग्रेज बना गए। युद्ध के समय और उसके बाद शरणार्थियों की बड़ी आमद के कारण इसकी आबादी 3 गुना हो गई। ये शहर तेजी से औद्योगिक हुआ और आज एक तेजी से बढ़ता हुआ महानगर बन चुका है। लेकिन यहां मेरा उद्देश्य बैंगलोर की खूबियां गिनाना नहीं है। बस इतना कहना है कि मैं एक बेहद खूबसूरत शहर में रहता हूं। बैंगलोर कई पहाड़ियों पर बसा है। अगर आप इनमें से किसी एक पहाड़ी पर खड़े होकर चारों तरफ देखें तो आपको क्षितिज पर 3 बहुत ऊंची पहाड़ियां दिखेंगी। एक उत्तर में, दूसरी उत्तर पश्चिम में और तीसरी पश्चिम में। ये तीनों लगभग 35 मील के दायरे में हैं और हर एक की ऊंचाई 4000 फीट से अधिक है। उत्तर दिशा की पहाड़ी सबसे ऊंची है। असल में ये एक नहीं बल्कि 3 चोटियों का समूह है, जिसे नंदी डूक समूह कहा जाता है। डूक का मतलब होता है पहाड़ी किला। इन 3 चोटियों में से सबसे पूर्वी चोटी पर एक पुराने किले के अवशेष आज भी अच्छी हालत में मौजूद है। ये किला उस भयानक मोहम्मडन योद्धा टीपू सुल्तान यानी मैसूर के बाग द्वारा बनवाया गया था। ये किला एक ऐसे स्थान पर बना है जहां से लगभग 600 फीट की सीधी खाई दिखाई देती है, और इसे टीपू का ड्रॉप कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर यह बूढ़ा योद्धा उन लोगों से निपटता था जो उसे परेशान करते थे। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक सकरे हिलते हुए तख्ते पर खाई के ऊपर चलने को मजबूर किया जाता था। अगर कोई तख्ते के आखिरी सिरे तक जाकर वापस आ जाता तो उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन ऐसा ना कर पाने वाले किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। शायद तख्ता जरूरत से ज्यादा हिलता था या जानबूझकर ऐसा बनाया गया था, ये कौन जानता है। इतिहासकार भी इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। बैंगलोर के उत्तर पश्चिम में शिवन गंगा नाम की एक पहाड़ी है। उसकी चोटी पर एक मंदिर है और वो तीर्थ स्थल माना जाता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए भी पवित्र माना जाता है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर एक कुआं भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना गहरा है कि इसकी कोई तली ही नहीं है। और एक मान्यता यह है कि यही कुआं एक गुप्त भूमिगत सुरंग की शुरुआत है, जो लगभग 35 मील दूर बैंगलोर तक जाती है। पश्चिम दिशा में तीसरी पहाड़ी को मगधी पहाड़ी कहा जाता है। बैंगलोर की ओर से उठती जमीन से देखने पर यह पहाड़ी ऊंट के कुबड़ जैसी एक ही आकृति में भरी भरी दिखाई देती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इसमें ऊंट ड्रोमेडरी की तरह 2 कुबड़नुमा उभार हैं। इन पहाड़ियों के बीच एक घने जंगल से भरी हुई घाटी है, जिसमें उतरना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने के रास्ते फिसलन भरे हैं। अगर पैर फिसल जाए
तो हाल बहुत बुरा होगा। ठीक वैसे ही जैसे नंदी डूब पर टीपू सुल्तान द्वारा आंखों पर पट्टी बांधकर चलवाए गए कैदियों का हुआ था। यही वो घाटी है जो इस कहानी की शुरुआत तक मुझे लेकर आती है, क्योंकि कहा जाता है कि मगधी को दहशत में डालने वाले तेंदुए की गुफा यहीं पर थी। मगधी पहाड़ी चारों ओर से बेहद सुंदर घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है। दक्षिण दिशा में आरक्षित वन क्षेत्र फैला हुआ है जो पहाड़ियों की एक श्रृंखला को ढकते हुए 70 मील से भी अधिक दूरी तक कावेरी नदी के पास संगम नामक स्थान तक जाता है। इस पूरे इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। हालांकि इसका एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों से भरा हुआ है, जबकि बाकी हिस्सा झाड़ियों वाले जंगल यानी कि स्क्रब फॉरेस्ट से ढका हुआ है। इस पहाड़ी श्रृंखला के लगभग बीच में क्लोजपेट और कंकनहल्ली कस्बों के बीच में चोटियां खास तौर पर बहुत ऊंची और आपस में सटी हुई हैं, और ये इलाका तेंदुओं से भरा रहता है। ये क्षेत्र मेरे बेटे डोनाल्ड के लिए शिकार का स्वर्ग है। वो अब तक यहाँ लगभग 40 तेंदुए और 1 दर्जन से ज्यादा भालू मार चुका है, और उसकी उम्र अभी 23 साल से भी कम है। मगधी पहाड़ी के पश्चिम में झाड़ियों वाला समतल मैदान है। यहाँ काला हिरण, खरगोश, मोर, तीतर और बटेर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये मैदान उत्तर दिशा की ओर से लगातार फैलते जाते हैं, लेकिन वहां पहाड़ियां काफी नीची हैं। पूर्व दिशा में फिर से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है, और लगभग 35 मील दूर बैंगलोर स्थित है। अर्कावती नदी, जो आकार में अपेक्षाकृत छोटी है, बैंगलोर जाने वाली सड़क को लगभग 23 मील के पास पार करती है। यह नदी आगे एक निश्चित मील के पत्थर के पास रोक दी गई है, और वहां पर बांध बनाया गया है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र इतना बड़ा है कि सबसे सूखे सालों में भी बैंगलोर को भरपूर पानी मिल सके। इस बांध को टिप्पा गोंडाहली बांध कहा जाता है, और बड़े बड़े पंप बाकी के लगभग 23 मील तक पानी बैंगलोर तक पहुंचाते हैं। इस तरह से आपको उस पूरे इलाके की स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है जहां यह तेंदुआ पहली बार दिखाई दिया था। यह नहीं समझना चाहिए कि इस जानवर में कुछ अलग था या खास था सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे लेपर्ड कहा है। लेपर्ड और पैंथर एक ही जानवर होते हैं। भारत में मुझे कोई ठोस वजह नहीं पता, लेकिन हम इन्हें ज्यादा पैंथर ही कहते हैं। जो घटनाएं मैं आगे बताने जा रहा हूं वो पिछले युद्ध से पहले की हैं। शुरुआत में इस पैंथर ने मगधी पहाड़ी के नीचे बसे कुछ बिखरे हुए छोटे छोटे गांवों में कुछ बकरियां और 1-2 गांव के कुत्ते मार दिए। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस इलाके में पीढ़ियों से पैंथर ऐसा करते आए थे और लोग उनके साथ रहना सीख चुके थे। समय बीतता गया और वो और ज्यादा आत्मविश्वासी होता चला गया। अब उसने कुछ जवान बैल और कुछ गाय भी मारनी शुरू कर दी। अब भारत में बैल एक पवित्र जानवर माना जाता है और कोई भी हिंदू उसका मांस नहीं खाता। फिर भी वही बैल सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो खेत जोतता है, बैलगाड़ियां खींचता है और यहाँ तक कि उन भारी पत्थर के पहियों को भी घुमाता है जिनसे चूनम या चूना पत्थर पीसा जाता है। इन तमाम उपयोगों और बड़ी कीमत के बावजूद लोग कभी कभार पैंथर द्वारा एक बैल मार दिए जाने का बुरा नहीं मानते, बशर्ते कि वो ज्यादा लालची ना हो जाए। लेकिन जब वो गायों को मारने लगता है जो दूध देती हैं, जिनसे मक्खन बनता है और उसी से घी निकलता है, जो पूरे देश में खाना पकाने का अहम साधन है और बहुत कीमती माना जाता है, तब वो एक अक्षम्य अपराध कर बैठता है और तब ये मान लिया जाता है कुछ करना जरूरी हो गया है। बैंगलोर में एक व्यक्ति रहता है और मैं वर्तमान काल का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आज भी वो वही है जिसका नाम मुनु स्वामी है। वो खुद को एक पेशेवर जेंटलमैन शिकारी गाइड बताता है। हालांकि असल में वो एक चालाक किस्म का आदमी है। वो शिकार से जुड़ी खबरें शहर में लाता है, उन्हें नौसिखिए शिकारियों तक पहुंचाता है। वो कहेगा, मास्टर, व्हाइट फील्ड के पास 40 जंगली सुअरों का एक झुंड है 12 मील दूर, आसानी से शूट कर सकते हैं। या फिर, मास्टर, मगधी रोड के 10वें और मैसूर जाने वाली सड़क के 18वें मील पर काले हिरणों के बड़े बड़े झुंड हैं। हर झुंड में 50 जानवर मास्टर आराम से मार सकते हैं। इन जानकारियों के बदले वो पहले ही कुछ एडवांस पैसे मांग लेता है और अगर तय दिन पर
वो नौसिखिए शिकारी उस जगह पर जाए भी उसके साथ, तो अक्सर ऐसा होता है कि वहां पहुंचकर पता चलता है कि जिन जंगली सुअरों और काले हिरणों की बात की गई थी वो कहीं नजर ही नहीं आते। लेकिन मुनु स्वामी को कभी हल्के में मत लीजिए। वो तेज दिमाग वाला और झूठ बोलने में माहिर है। वो कहेगा, देखो मास्टर, मैंने कहा था ना कि जल्दी आ जाना, आप देर से आए हो। कल ही बहुत सारे फौजी साहब गाड़ियों में आए थे, उन्होंने 2 सुअर मार दिए, अब सब भाग गए। मास्टर, किसी और दिन आना। हाँ, जंगली सुअर और काला हिरण मुनु स्वामी के लिए तो बस मुर्गी का दाना है। उसे असली मजा तब आता है जब वो किसी बदकिस्मत नए शिकारी को तेंदुए की खबर सुनाता है, उस नौसिखिए को जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने वाला होता है। वो कभी बंगले के गेट पर आकर तो कभी सड़क पर किसी साहब को रोककर कुछ इस अंदाज में बोलेगा, साहब, मैं बड़ा जेंटलमैन शिकारी गाइड हूं। मैं साहब को काला हिरण, जंगली सुअर, मोर, खरगोश, तीतर और हरे कबूतर दिखाऊं? या साहब को स्नाइप और जंगली बतख पसंद है? दिसंबर में बहुत हैं, बहुत ज्यादा। क्रिसमस टाइम बहुत बढ़िया रहता है साहब। और फिर वो आएगा असली बात पर। साहब, क्या आप बहुत बड़ा पैंथर मारना चाहते हैं? बहुत ही बड़ा है, यहां से सिर्फ 15 मील कंकनहल्ली रोड पर। साहब, 15 रुपए एडवांस दे दो। पैंथर ने गधा मारा है, मैं जिंदा गधा बांध दूंगा, मचान भी बना दूंगा। बहुत बढ़िया साहब। साहब, आप आराम से पैंथर शूट कर लोगे। नया शिकारी हैरान रह जाता है। जिंदा चारे लाइव बेट के लिए सिर्फ 15 रुपए, और तेंदुआ भी सिर्फ 15 मील दूर। फिर कौन कहता है कि शिकार करना कोई महंगा या मुश्किल शौक है? तो वो 15 रुपए मनु स्वामी को दे देता है। मुनु स्वामी तुरंत याद दिलाता है कि साहब को उसके खाने के लिए 2 रुपए और बस के किराए के लिए 3 रुपए और देने होंगे। जब वो तेंदुए के मारे जाने की खबर लाकर देगा तो नौसिखिया शिकारी इसे बिल्कुल वाजिब समझता है और खुशी खुशी 5 रुपए और दे देता है। मुनु स्वामी बहुत संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। उसका पहला पड़ाव आसपास की किसी ताड़ी की दुकान पर होता है। वो सिर्फ ताड़ी पीता है और अरग जैसी तेज शराब से दूर रहता है। उसका कहना है वो उसके लिए बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो ताड़ी पूरे 3 बोतल पी जाता है। ताड़ी दरअसल नारियल के पेड़ से निकला हुआ किण्वित रस होता है, फर्मेंटेटेड जूस। उसके बाद बूढ़ा मुनु स्वामी गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन वो उठता है, अब पूरे मन से तेंदुए को चारा बांधने के काम में लग जाता है। बेंगलोर में आवारा गाय, बैल, कुत्तों और गधों के लिए 2 सरकारी पकड़ केंद्र है, यानी कंपाउंड है। अगर किसी का गधा पकड़ा गया हो तो उसे छुड़ाने का सरकारी शुल्क सिर्फ 1 रुपए है। लगभग 10 दिन बाद जिन जानवरों को कोई लेने नहीं आता, उन्हें 10 दिनों के खाने पीने के खर्च की भरपाई के लिए नीलामी में बेच दिया जाता है। ऐसी नीलामी हफ्ते में लगभग 2 बार होती है। मुनु स्वामी के लिए इनमें से किसी नीलामी में जाना और लगभग 2 रुपए में गधा खरीद लेना बहुत आसान है, या फिर वो गलत तरीके से किसी पकड़े गए गधे का मालिक बनकर उसे अपना बता सकता है। आखिर एक गधा दूसरे गधे जैसा ही दिखता है और अधिकारी के पास मुनु स्वामी के दावे की सच्चाई जांचने का कोई पक्का तरीका नहीं होता, खासकर तब जब वो किसी दोस्त या दलाल को भेज दे। इस तरह मुनु स्वामी उस गधे को, जिसके लिए साहब ने उसे 15 रुपए दिए थे, सिर्फ 2 रुपए में हासिल कर लेता है, यानी सीधे सीधे 13 रुपए का मुनाफा, जो उसके शुरुआती खर्च पर लगभग 650% का लाभ बनता है। सचमुच ये एक शानदार शुरुआत है। इसके बाद मुनु स्वामी कई मील लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़ता है, उसी जगह तक जहां उसने साहब को बताया होता है कि तेंदुआ मिलता है। वहां वो गधे को बांध देता है, उसे 1-2 दिन तक वैसे ही छोड़ देता है। तीसरे दिन की सुबह के आसपास वो खुद ही उस गधे को मार देता है। वो ये काम कैसे करता है? उसके पास एक बड़ा सा पेन नाइफ होता है जिसमें दर्जन भर तरह के औजार लगे होते हैं। उनमें से एक नुकीला औजार, जो जैसा मुझे बताया गया है मूल रूप से घोड़ों के खुरों से पत्थर निकालने के लिए बना था, उसका वो इस्तेमाल करता है। हालांकि मैं खुद इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हूं। इसी खुरदुरे औजार से वो बेचारे जानवर के गले की नस, जुगुलर वेन में वार करता है। जब गधा गिर पड़ता है तो वो फिर से वार करता है। कुल मिलाकर 4 घाव, गले के दोनों तरफ 2-2। फिर उसी पेन नाइफ के ब्लेड से वो पेट को भी चीर देता है, आते बाहर बिखेर देता है और ऊपर की खाल से मांस के कुछ टुकड़े फाड़ लेता है। इसके बाद वो लाश को डालियों और टहनियों से ढक देता है। अंत में वो अपने साथ लाए एक गंदे से थैले से
एक रहस्यमय चीज निकालता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज क्या है? यह मुनुस्वामी की सबसे बड़ी चाल है। वो चीज है तेंदुए का पंजा, जिसे उसने बेरहमी से भूसे से भरकर रखा होता है। इसी से वो जमीन पर इधर उधर पंजों के निशान बना देता है, यानी कि पग मार्क्स बना देता है। जब दृश्य उसकी विशेषज्ञ संतुष्टि के मुताबिक तैयार हो जाता है तो कुछ आने छोटे पैसे लेकर मुनुस्वामी लॉरी में बैठकर शहर लौट जाता है और पूरे उत्साह में साहब को बुलावा भेजता है। नौसिखिया शिकारी भी जोश में आ जाता है। हड़बड़ी में वो मिसेस से अपने लिए सैंडविच बनवाता है, थर्मस के लिए चाय तैयार करवाता है, खुद अपनी राइफल साफ करता है, कारतूस, टॉर्च, बैटरियां, तरह तरह का सामान समेटता है, जिनमें से ज्यादातर चीजें वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करता और जो वैसे भी बेकार होती हैं। फिर वो मुनुस्वामी के साथ तेज रफ्तार से उस जगह पहुंचता है जहां कथित तौर पर पैंथर ने शिकार किया होता है। मुनुस्वामी जमीन पर बने पंजों के निशान दिखाता है, गधे के गले पर तेंदुए के दांतों के निशान भी दिखाता है और साहब पूरी तरह से यकीन कर लेता है। इसके बाद मुनुस्वामी मचान बंधवाने का इंतजाम भी कर देता है। इसके लिए वो 2 आदमियों को लगाता है और उनकी मजदूरी भी साहब से ही वसूल करता है। वो हर मजदूर को 2 रुपए देने की बात करता है, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ 12 आने ही देता है। आखिरकार साहब के मचान पर चढ़ने से पहले वो एक सौदा तय करता है। अगर साहब तेंदुए को मार देता है तो उसे मुनुस्वामी को 20 रुपए बख्शीश देनी होगी। अगर साहब निशाना चूक जाता है और यह साहब की ही गलती मानी जाएगी तो उसे अपने वफादार सेवक मुनुस्वामी को 10 रुपए देने होंगे। अगर तेंदुआ आता ही नहीं है तो साहब को यह नहीं भूलना चाहिए कि तेंदुए बहुत ही चालाक और धूर्त जानवर होते हैं और कई बार शिकार पर लौटते ही नहीं। ऐसे में भला मुनुस्वामी क्या करे? उसने तो साहब के लिए कड़ी धूप में बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे कम से कम 5 रुपए तो मिलने ही चाहिए। यह सौदा पक्का हो जाता है। अजीब बात यह है कि मुनुस्वामी साहब पर उतना ही भरोसा करता है जितना वो चाहता है कि साहब उस पर भरोसा करे। खैर, तेंदुआ आता ही नहीं और कारण कि वहां पर कोई तेंदुआ होता ही नहीं। मुनुस्वामी बड़े ध्यान से पहले अपने 5 रुपए जेब में डालता है, फिर साहब को यह कहकर दिलासा देता है कि तेंदुए बेहद अनिश्चित स्वभाव के होते हैं और हो सकता है ये वाला अगली बार आए, और वो फिर से एक गधा वहां पर बांधने का सुझाव देता है। यही कहानी बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वो नौसिखिया शिकारी इन सब से उकता नहीं जाता और उन रहस्यमय जानवरों में से किसी एक को देखने की उम्मीद भी छोड़ देता है। तब वो अपना ध्यान जंगली बतख या तीतर जैसे छोटे शिकार तक ही सीमित कर लेता है और वहां भी मुनुस्वामी किसी न किसी तरह के काम का साबित हो ही जाता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको मुनुस्वामी के बारे में ये सब और इतना कुछ कैसे पता? सच ये है कि कभी मैं खुद ही ऐसा एक नौसिखिया शिकारी था और मुनुस्वामी ने मुझे भी कम से कम 4 बार ठगा था। लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। जब वो मुझे जमीन पर बने पंजों के निशान दिखा रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता जो हमें ध्यान से देख रहा था अचानक झाड़ियों में घुसा और मुंह में एक कपड़े की थैली लेकर बाहर निकला। मुनुस्वामी घबरा गया और उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता भागा और थैली में से कुछ गिर पड़ा। मुनुस्वामी उस चीज की ओर लपका और मैं भी। वो चीज निकली भूसे से भरा हुआ तेंदुए का एक पंजा। इसके बाद सबसे भयानक मौत की धमकी की डर से, जो गधे की मौत से भी ज्यादा भयानक हो सकती थी, मुनुस्वामी ने अपना पूरा काम करने का तरीका यानी कि मोडस ऑपरेंडी मुझे विस्तार से बता दिया, ठीक वैसे ही जैसा अभी मैंने आपको सुनाया है। मैं स्वभाव से बहुत धैर्यवान आदमी हूं और जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास रखता हूं। अगर कुछ नौसिखिए इतने भोले हों कि खुद ही लूटने के लिए तैयार बैठे हों तो फिर मुनुस्वामी उन्हें क्यों ना लूटे। इसलिए मैंने कभी उसकी चालों में दखल नहीं दिया और सच कहूं तो मुनुस्वामी मुझे काफी पसंद भी करता है। ये मत समझिए कि यह सब बताकर मैं अब उसका खेल बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि मुनुस्वामी हर बार बेंगलोर में मौजूद नए नए शिकारियों के सामने नया नाम लेकर आता है। कभी वो खुद को रामैया, पुजैया, पुनैया बताता है या फिर उसके 100 से भी ज्यादा नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी बेंगलोर आए और हमारे शिकारी दल में शामिल होने का इरादा रखें तो मैं आपको उसके बारे में एक पहचान का संकेत दे देता हूं।
अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला जेंटलमैन शिकारी गाइड आपके सामने आए जो दुबला पतला, लंबा, उम्र दराज, बहुत काले रंग का आदमी हो, जिसके लंबे बाल सिर के पीछे खींचकर गांठ में बंधे हों, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाहर को निकली हुई हों, चाहे उसने पगड़ी या टोपी पहन रखी हो, धोती, लुंगी, ढीली पैंट या शॉर्ट्स कुछ भी पहना हो, और भले ही वो अपना नाम जैक जॉनसन ही क्यों ना बताए, तो उससे दूर ही रहिए और अपनी जेब या पर्स को सुरक्षित किसी दराज में बंद कर दीजिए। बहुत मुमकिन है कि वो मेरा पुराना दोस्त मुनु स्वामी ही हो, वही खुश मिजाज लेकिन पूरा का पूरा ठग गाइड। ये सब बताते हुए मुझे एहसास है कि आपको लग सकता है कि मैं अपनी कहानी से काफी भटक गया हूं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुनु स्वामी इस कहानी की शुरुआत और अंत दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुझे यकीन है कि आप इस अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प किरदार से परिचित होकर मजा ही ले रहे होंगे। इस बीच मुनु स्वामी को उस तेंदुए की गतिविधियों की खबर मिल चुकी थी जिसने मगदी पहाड़ी इलाके में बैलों और गायों को मारना शुरू कर दिया था। यह मत समझिए कि भले ही मुनु स्वामी नकली तेंदुए तैयार कर लेता था, लेकिन असली तेंदुओं के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, ऐसा नहीं था। उसे सब पता होता था। पहले के दिनों में जब वो जवान था और हालात इतने सख्त नहीं थे, तो वो भी एक सच्चा शिकारी रह चुका था और जानवरों के बारे में उसे काफी अच्छी जानकारी थी। इसलिए जब उसे सूचना मिली तो वो बस से मगदी गया, वहां जाकर खुद हालात की जांच की। इसी दौरान उसे समझ में आ गया कि वो तेंदुआ काफी समय से लगातार बकरियां और मवेशी मार रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि उसकी चालों और इस अजीब सच्चाई की वजह से कि मुनु स्वामी के साथ शिकार पर जाने वाला कोई आदमी कभी तेंदुआ नहीं देख पाया, और बहुत कम किसी और जानवर को। तो एक गाइड के रूप में उसकी साख धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। यूरोपीय और भारतीय दोनों तरह के जेंटलमैन शिकारी, चाहे पुराने हो या नए, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने उसके लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे। यह हालत मुनु स्वामी के लिए बेहद दुखद थी। इसका असर सीधे सीधे उसकी जेब पर पड़ा और नतीजा यह हुआ कि उसका पेट भी प्रभावित होने लगा। अब वक्त आ गया था कि वो हालात सुधारे और खुद को फिर से साबित करे। तेंदुआ जिस बेखौफी और बार बार शिकार कर रहा था, उससे मुनु स्वामी को लगा कि उसे मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इससे उसके अंदर का पुराना शिकारी जज्बा भी जाग उठा। उसने तय किया कि वो इस तेंदुए को खुद मारेगा और फिर शहर में एक शोभा यात्रा निकालकर सबको बताएगा। उसकी योजना के मुताबिक मरे हुए तेंदुए को ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ बैलगाड़ी में डालकर बेंगलोर की गलियों में घुमाया जाएगा। इससे भी बेहतर यह होगा कि मुनु स्वामी तेंदुए के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाए और उसकी कॉपियां उन ग्राहकों को दे दे जिनसे अब भी उसकी बोलचाल बनी हुई है। जिनसे नहीं बनी है उन्हें वो तस्वीरें डाक से भिजवा देगा। हर तस्वीर के पीछे वो एक छोटा सा बयान लिखवाएगा कि शिकारी मुनु स्वामी ने फला तारीख को फला जगह पर यह तेंदुआ मारा, क्योंकि उसके साथ आए साहब उसकी पूरी मदद के बावजूद ये काम नहीं कर पाए। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता गया, उतना ही बूढ़ा मुनु स्वामी इस ख्याल से खुश और उत्साहित होता गया। इससे लोगों को सोचने का एक मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी डूबती हुई साख को जबरदस्त सहारा मिलेगा। काफी पहले अपनी बंदूक बेच देने के बाद उसने किसी तरह एक पुरानी हथौड़ी से चलने वाली .12 बोर डबल बैरल बंदूक उधार ले ली। फिर वो दोबारा उसी जगह पर गया और गांव वालों को बताया कि वो मुनु स्वामी, वो बूढ़ा शिकारी जिसने कभी जनरलों और वायसराय तक की सेवा की थी, उस जानवर को मारने आया है, जिसकी वजह से उन्हें इतना नुकसान हो रहा था। उसने कहा कि वो मगादी गांव में ही रहेगा, और जो उस पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में करीब 4 मील दूर है, जिसके नाम पर गांव का नाम पड़ा है। उसने गांव वालों से कहा कि अगर उनके किसी जानवर को मारा जाए तो तुरंत उसे खबर दें। 2 दिन बाद खबर आई कि तेंदुए ने एक और गाय मार दी है। उसने एक अकेली बॉल कारतूस और 3 LG शॉट वाले कारतूस लिए जो उसे बंदूक के साथ उधार मिले थे। मुनु स्वामी मौके पर पहुंचा, अपना मचान बांधा और बॉल कारतूस से तेंदुए के कंधे के ऊपरी हिस्से में गोली मारी। दूसरी नली में LG शॉट थे। क्योंकि उसने दोनों नलियों से फायर किया था, इसलिए तेंदुए को और छर्रे लगे, लेकिन फिर भी वो बचकर निकल गया। बाद में हालात पर विचार करते हुए मुनु स्वामी ने तय किया कि अब उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो घायल तेंदुए का पीछा नहीं कर सकता। ऊपर से जिस
प्रचार वाले दिखावे से उसे कुछ फायदा मिलने की उम्मीद थी, वो भी अब खतरों के मुकाबले पर्याप्त नहीं लग रहा था, खासकर उस खून के निशान का पीछा करने के जोखिम के सामने जो तेंदुआ छोड़ गया था। इसलिए उसने उस दिन को वहीं खत्म करने का फैसला किया और बैंगलोर लौट गया। कुछ हफ्ते बीत गए, फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। हमेशा की तरह तेंदुआ फिर सक्रिय हो गया। उसने मगादी से क्लोज पेट की ओर जाने वाली करीब 22 मील लंबी सड़क के आसपास बसे गांवों में कुत्तों और बकरियों पर हमला करना शुरू कर दिया। 2 मामलों में झुंड की रक्षा करने आए लोगों पर भी हमला हुआ। इस तरह एक आदमी और एक लड़का बुरी तरह से घायल हो गए। फिर कहानी में एक जुटका आदमी और उसका टट्टू भी आ गया। मैसूर से आने वाली रात की ट्रेन से 3 लोग एक रात क्लोजपेट रेलवे स्टेशन पर उतरे। क्योंकि वहां पर बस सेवा नहीं थी, इसलिए आगे का सफर जुटके से तय करना पड़ा। तो उसी समय उन लोगों ने यह तय किया था कि वो अपने गंतव्य तक जुटका से जाएंगे। उनका गंतव्य क्लोजपेट से करीब 10 मील दूर एक गांव था। जो लोग जुटका शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जुटका एक 2 पहियों वाला वाहन होता है जिस पर ऊपर अंडाकार छत लगी होती है। ये छत बांस से मजबूत की जाती है और इसे खास तौर पर पाले गए छोटे कद के टट्टू द्वारा खींचा जाता है। जुटका के टट्टू आम गांव में दिखने वाले टट्टू जैसे ही होते हैं, बस उनकी अयाल और पूंछ कुछ छोटी होती है। जुटका अपने गंतव्य पर पहुंचा और यात्रियों को उतार दिया गया। चालक ने तय किया कि वो रात गांव में ही सोएगा और अगली सुबह क्लोज पेट लौट जाएगा। उसने अब टट्टू की लगाम खोली और उसे सूखी घास खिलाई जो एक बोरे में भरकर लाया था और जैसे उसने गाड़ी के फर्श के नीचे टांगा हुआ था, और उसके बाद वो सोने चला गया। टट्टू ने घास खा ली, फिर गांव की सड़क पर इधर उधर घूमने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं कुछ और हरी घास मिल जाए। इस तरह वो गांव की बाहरी सीमा तक पहुंच गया। वैसे भी गांव बहुत छोटा था और गली में आखिरी झोपड़ी के पीछे से अचानक कुछ उसके बगल में उछल पड़ा और उसके गले पर झपट पड़ा। दर्द से हिनहिनाते हुए टट्टू तेजी से वापस गली की ओर भागा। जिसने उस पर हमला किया था उसने पकड़ बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ टट्टू के गले से छूट गई और वो नीचे गिर गया। हालांकि गिरने के पहले वो गहरी चोट दे चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि वही तेंदुआ था। डरे हुए टट्टू की आवाज और तेंदुए की गुर्राहट सुनकर जुटका मालिक जाग गया। उसने देखा उसका टट्टू उसकी ओर भागता चला आ रहा है। वो डर से कांप रहा था और उसके गले से खून बह रहा था। मालिक ने तुरंत शोर मचा दिया और लोगों को जगा दिया। टट्टू अब जुटका खींचने के लायक नहीं रहा था, इसलिए अगले दिन मालिक पैदल ही जुटका को क्लोज पेट वापस ले गया, जहां उसने पूरा मामला पुलिस को बताया। खबर फैल गई और ये बात सामने आने लगी कि उस इलाके में एक तेंदुआ घूम रहा है। ऐसे तेंदुए का खतरा था जो किसी भी दिन आदमखोर बन सकता था। कुछ ही समय बाद मगादी गांव से करीब 2 मील के भीतर एक आदमी पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला। थोड़ी दूरी पर अपने खेतों में काम कर रहे गांव वाले मदद के लिए दौड़े और उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके शरीर पर तेंदुए के तेज पंजों के गहरे घाव और काटने के निशान थे। वो उसे उठाकर मगादी ले गए। वहां के लोकल फंड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। पुलिस को सूचना दी और गांव के पुलिस दफेदार, जिसका दर्जा एक हवलदार के बराबर होता है और जो गांव का सबसे वरिष्ठ पुलिस कर्मी होता है और पुलिस चौकी का प्रभारी भी, मौके पर जांच करने के लिए निकला। उसके साथ एक सिपाही भी था जो साइकिल से आया था। उसे उस जगह ले जाया गया जहां से घायल आदमी को उठाया गया था। वहां खून के निशान और पंजों के पदचिन्ह देख रहा था और शायद पुलिस की आदत के मुताबिक ढेर सारे नोट भी बना रहा था। तभी किसी ने ऊपर की ओर देखा, कहा कि उन्हें पास की एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर चट्टानों के बीच में तेंदुआ लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जो मुश्किल से 2 फरलांग दूर था। दफेदार ने उसे देख लिया, सिपाही की साइकिल उधार ली और गांव की ओर पूरी ताकत से पैडल मारते हुए भागा ताकि वहां मौजूद 3 सरकारी राइफलों में से एक ले सके, जो गांव की पूरी पुलिस शस्त्रागार थी। हालांकि वो बहुत तेजी से वापस गया, लेकिन जब तक वो लौटा तब तक वहां रुके हुए सिपाही और 1-2 गांव वालों ने बताया कि तेंदुआ पहाड़ी के ऊपर से ओझल हो चुका है। गांव वालों ने दफेदार से कहा कि अगर वो पहाड़ी के चारों तरफ थोड़ा चक्कर लगा कर जाए, दूरी ज्यादा थी नहीं, तो शायद दूसरी तरफ जाकर वो तेंदुए को रोक सकता है।
दफेदार ना सिर्फ तेज तर्रार था बल्कि बहादुर भी था। एक गांव वाले को साथ में लेकर जिसने उसे छोटा रास्ता दिखाया, वो पहाड़ी के चारों ओर तेजी से बढ़ा। अपने पास मौजूद हथियार में .303 का एक ही कारतूस भर लिया। भारत में सिपाहियों के पास आमतौर पर वही किस्म की राइफलें होती हैं जैसी सेना में होती है। फर्क बस इतना होता है कि इन राइफलों की मैगजीन निकाल दी जाती थी ताकि एक समय में सिर्फ एक ही गोली चलाई जा सके। इसका मकसद यह था कि किसी स्थानीय उपद्रव या दंगे जैसी स्थिति में कोई जरूरत से ज्यादा जोश में आकर हथियार का अंधाधुंध इस्तेमाल न कर बैठे। इसी वजह से दफेदार के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक ही कारतूस था और 2-3 कारतूस उसकी जेब में थे। वो पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचे, लेकिन वहां तेंदुए का कोई निशान नहीं मिला। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। गांव वाले ने सुझाव दिया कि वो पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़े क्योंकि तेंदुआ शायद आसपास ही कहीं होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और तभी चट्टानों के पीछे से तेंदुआ अचानक निकल आया। दफेदार पूरी तरह से चौंक गया और उसने कमर से ही गोली चला दी, जो पूरी तरह चूक गई। अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था और तेंदुआ उसके ऊपर चढ़ा था। उसके सीने और बाजुओं को दांतों और पंजों से नोच रहा था। उसका साथी जान बचाकर पहाड़ी से नीचे भाग चुका था। कुछ ही सेकंड बाद जब तेंदुए ने अपना गुस्सा निकाल लिया और वो तेंदुआ जो अभी तक आदमखोर नहीं बना था, घायल पुलिस वाले को वहीं छोड़कर वापस उन्हीं चट्टानों की ओर में कूद गया जहां से वो आया था। बुरी तरह से घायल दफेदार वहीं पड़ा रहा जहां दरिंदे ने उसे छोड़ा था। इसी बीच भागा हुआ गांव वाला सिपाही और दूसरे गांव वालों के पास पहुंचा और उन्हें पूरी घटना बताई। सिपाही तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़ा और गांव की पुलिस चौकी की तरफ दौड़ा। वहां उसने स्थानीय बल के बाकी 3 सदस्यों को बुलाया और बताया कि उनका दफेदार शायद मारा जा चुका है। रैक से बची 2 राइफलें उठाकर और साथ में 2 लाठियां लेकर कानून के ये चारों प्रतिनिधि फिर से पहाड़ी की तरफ भागे। रास्ते में उनके साथ और भी गांव वाले जुड़ते गए। आखिरकार 10 से ज्यादा लोगों का एक दल वहां पर पहुंचा। उन्होंने दफेदार को उठाया, जिसकी हालत बेहद खराब थी, और उसे वापस लोकल फंड अस्पताल ले गए। अगले दिन बैंगलोर से एम्बुलेंस मंगाई गई जो दफेदार को शहर के विक्टोरिया अस्पताल ले गई। तेंदुए के अलग अलग हमलों की रिपोर्टें पहले ही दर्ज हो चुकी थी, लेकिन जब उसने पुलिस बल के अपने ही एक आदमी पर, वो भी दफेदार पर, हमला कर दिया, तब पुलिस सचमुच हरकत में आ गई। उन्हें समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि इस सारे परेशानी की जड़ में कौन है, और इसी मोड़ पर चालाक बूढ़ा शिकारी गाइड मुनुस्वामी फिर से कहानी में लौट आया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गवाहों ने बयान दिया कि उसने मचान बनाया था और तेंदुए के इंतजार में बैठा था, और उन्होंने ये भी कहा कि उसी ने तेंदुए को घायल किया था। ऐसा करने के लिए उसे जरूर किसी आग्नेय हथियार का इस्तेमाल किया होगा। क्या उसके पास हथियार था? क्या उसके पास आर्म्स लाइसेंस था? क्या वो बिना लाइसेंस का हथियार छिपाए हुए था? क्या उसने हथियार उधार लिया था? अगर लिया था तो फिर किससे? क्यों लिया था? कब लिया था? कहाँ लिया था? क्या हथियार के मालिक के पास लाइसेंस था? उसने कितने कारतूस लिए थे? सवाल ही सवाल थे। कुल मिलाकर सैकड़ों सवालों के जवाब देने थे। बेचारा मुनुस्वामी समझ गया था कि उसके बुरे दिन आ गए हैं। उसके खिलाफ आरोपों की लंबी सूची थी और अंत में यह बयान भी जोड़ा गया कि अगर दफेदार की मौत उसकी चोट से हो गई तो मुनुस्वामी पर संभावित गैर इरादतन हत्या का मामला भी बन सकता था। इतना ही काफी था कि उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाए। तभी मुनुस्वामी की जन्मजात चालाकी उसके काम आई और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा किया। उसने वादा किया कि वो 4 दिनों के भीतर तेंदुए को मार देगा और उसकी लाश जिला पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के कदमों में डाल देगा, और अगर वो असफल रहा तो पुलिस उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है। लेकिन अगर वो सफल हो गया तो उसके सारे आरोप माफ कर दिए जाएंगे। एसपी, जो कि एक व्यवहारिक अफसर था, मुनुस्वामी पर मुकदमा चलाने से ज्यादा तेंदुए को मरे हुए देखने में रुचि रखता था। साफ था कि यह जानवर आदमखोर बनने की राह पर था, जबकि मुनुस्वामी अपनी सारी चालाकियों के बावजूद इतना बड़ा खलनायक बनने वाला था नहीं। इसलिए एसपी ने उसे सिर्फ 4 दिन दिए और हवालात से रिहा कर दिया। उसी दोपहर मैंने अपने दरवाजे पर किसी की आवाज लगातार साहब साहब कहते सुनी। वो मुनुस्वामी था। उसे गालों से आंसू लुढ़क रहे थे। वो इतनी तेजी से कैसे बहने लगे, ये कैसा राज है जो उसने आज तक मुझे नहीं बताया। उसने शुरू से अंत तक की अपनी
पूरी दुख भरी कहानी सुनाई और उसने उस तेंदुए के बारे में जो भी जानकारी उसके पास थी या फिर वो जुटा पाया था सब कुछ बता दिया, लगभग वैसे ही जैसा कि मैं यहाँ पर बयान कर रहा हूँ। उसके पास तेंदुए को मारने के लिए सिर्फ 4 दिन थे। वो जोर देकर कह रहा था वरना उसे बहुत बड़ी जेल जाना पड़ेगा। और जैसा वो उसे कहता था, मैंने हंसते उससे पूछा कि वो भाग क्यों नहीं गया। उसने माना कि यह ख्याल उसके दिमाग में आया था, लेकिन फिर वो जाएगा कहाँ? पूरे भारत में भला उसे ऐसे शौकीन साहब कहाँ मिलेंगे जो उसे इतनी आसानी से पैसे दे दें? ऐसे मददगार नीलाम घर कहाँ मिलेंगे जहां पर वो 2 रुपए में जिंदा गधे उठा सके? और ओह, बैंगलोर में रहने के इतने सारे फायदे भी तो थे। इन सब बातों को सोचते सोचते वो फिर टूट गया और उसके आंसू पहले से भी ज्यादा तेज बहने लगे। मुझे आश्चर्य नहीं होता अगर पता चलता कि उनमें से कुछ आंसू सचमुच दिल से निकले थे। क्या मैं उस तेंदुए को मारकर उसकी मदद कर दूं? ऐसा करके मैं उसे बचा भी लूंगा और ओह, उन बहुत से लोगों को भी जिन्हें वो आगे चलकर मार सकता था। मैंने दूसरी बात से तो सहमति जताई, लेकिन मुनु स्वामी से साफ कहा कि मेरी पहली बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, यानी कि मुनु स्वामी को बचाने में मेरी खास दिलचस्पी नहीं है। उसे बुरा नहीं लगा। मैंने कहा मैं एक शर्त पर उसकी मदद करूंगा। चूंकि निसंदेह सारी गड़बड़ी की जड़ मुनु स्वामी ही रहा है, इसलिए जब तेंदुए को गोली मारी जाए तो वो मेरे पास ही खड़ा रहेगा और भागेगा नहीं। बूढ़ा शख्स ये शर्त मानते हुए सचमुच मुस्कुरा दिया। अजीब बात यह थी, उसी पल उसके आंसू पूरी तरह से गायब हो गए। उसी शाम मैं उसे एसपी के घर ले गया, जहां मैंने हंसी हंसी में वो सारा हाल सुनाया जिन हालात में मुनुस्वामी मेरे सामने पेश हुआ था। मैंने पुलिस अफसर से कहा कि मुझे नहीं पता कि तेंदुए को मारने के लिए मुनुस्वामी को 4 दिन की मोहलत देना सचमुच गंभीर फैसला था या नहीं, लेकिन मैंने यह जरूर बताया कि अगर ऐसा था तो समय की सीमा मेरे लिए एक बोझ बन रही थी, क्योंकि मैं चाहता था कि बूढ़ा बदमाश मुनुस्वामी मेरी मदद के लिए साथ रहे। अगर 5वें दिन पुलिस बीच में पड़कर उसे उठा ले जाती तो ये बड़ी परेशानी हो जाती। एसपी ने जवाब दिया कि उनका सच में इरादा उसे अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दिन देने का ही था, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मैं खुद आगे बढ़कर उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करता रहूंगा तब तक वो दखल नहीं देंगे। उन्होंने मेरी मदद के लिए एक चिट्ठी भी दी जिसमें जिन जिन पुलिस अधिकारियों को मैं वो दिखाऊं उन्हें मेरी हर तरह की मदद देने का निर्देश था। बेशक ये बात मैंने मुनुस्वामी को नहीं बताई। ऐसा करने से शायद वो ढीला पड़ जाता। इसके बजाय मैंने उससे बस इतना कहा कि एसपी साहब उसे 4 दिन देने पर अब पछता रहे हैं और इस समय सीमा को घटाकर 3 दिन करना चाहते थे, लेकिन मैंने ठीक वक्त पर बीच में पड़कर हालात संभाल लिए। ये सुनकर मुनुस्वामी पहले से भी ज्यादा मेरा एहसानमंद हो गया। हमारे सफर पर निकलने के लिए बेचैन रहने लगा। अगली सुबह हम स्टड बेकर गाड़ी में जल्दी ही मगादी की पहाड़ियों पर पहुंच गए और उसके पायों में बसे अलग अलग गांवों में पूछताछ शुरू की, उन जगहों पर भी जहां मुनुस्वामी ने तेंदुए को घायल किया था। रास्ते में सवाल पूछते पूछते हम सीधे मगादी गांव तक पहुंचे, जहां मैंने उन पुलिस वालों से बात की जिन्होंने अपने दफेदार को बचाया था। वहां से हम कार में क्लोजपेट की तरफ निकले और रास्ते के हर गांव में रुक रुक कर पूछताछ करते गए। इसी तरह हम उस गांव तक पहुंचे जहां तेंदुए ने टट्टू पर हमला किया था और आखिरकार खुद क्लोजपेट कस्बे में पहुंचे। क्लोजपेट में मैंने पुलिस के सब इंस्पेक्टर को एसपी द्वारा दी गई चिट्ठी दिखाई। उन्होंने तुरंत जुटका वाले को बुलवाया। मैंने उससे पूछताछ की और उसने अपने टट्टू के साथ जो कुछ हुआ था वो मुझे बता दिया। इन सब सवाल जवाब में शाम काफी देर हो गई, लेकिन इतनी पूछताछ के बावजूद मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये बता सके कि तेंदुआ आमतौर पर कहाँ रहता था या फिर उसका तय ठिकाना कहाँ पर था। बेशक मुझे पता था कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जब मुनुस्वामी को एहसास हुआ कि उसकी 4 दिनों की मोहलत में एक दिन बिना किसी ठोस नतीजे के बीत चुका है तो उसका सांवला चेहरा और भी थका हारा और उतरा हुआ लगने लगा। उस रात हम वापस मगादी गांव लौट आए और यात्रियों के बंगले में सोए। अगली सुबह तड़के एक दुबला पतला आदमी हमारे पास आया और उसने बताया कि वो आसपास की पहाड़ियों में मधुमक्खियों के छत्तों से शहद इकट्ठा करके जड़ी बूटियां और औषधीय जड़ें बटोरकर और मौका मिलने पर खरगोश, तीतर और बटेर फंदे में फंसाकर अपनी रोजी रोटी चलाता है। उसने कहा कि पिछली रात उसे बताया गया था कि मैं मुनुस्वामी के साथ तेंदुए के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं, इसलिए
वो एक खबर देने आया है कि उसे लगभग पूरा यकीन है कि वो जानवर मगादी पहाड़ी की दो उभरी हुई चट्टानों के बीच बने एक गहरे दरारनुमा हिस्से में मौजूद गुफा में रहता है। मैंने उससे पूछा कि उसे इस बात का इतना भरोसा क्यों है। उसने बताया कुछ हफ्ते पहले वो वहां जड़ी बूटियां लेने गया था और उसने देखा था खून टपकाता हुआ एक जानवर कुछ चट्टानों को पार करके गया था और साफ निशान छोड़ गया था। सावधानी से उसका पीछा करने पर उसे उन चट्टानों के पास तेंदुए के पंजों के निशान मिले। इसके बाद उसने आगे पीछा नहीं किया। बाद में उसे पता चला कि ठीक एक दिन पहले ही पास में किसी ने एक तेंदुए को घायल किया था और वो कोई और नहीं था बल्कि मुनु स्वामी ही था। वो उस गुफा के बारे में जानता था क्योंकि वो पहले भी कई बार उसके आसपास बने छत्तों से शहद निकाल चुका था। दफेदार पर हमले के कुछ दिन पहले और उससे पहले कि ये आदमी खुद उस घटना के बारे में सुन पाता, वो क्लोज पेट में एक हफ्ता बाहर रहा था। लौटने पर वो देखने के लिए गुफा के पास गया कि क्या मधुमक्खियां फिर से छत्ता बनाने लगी है। वो गुफा से कुछ दूरी पर ही था कि अचानक किसी जानवर ने उस पर गुर्रा कर आवाज की। हफ्तों पहले मिले खून के निशान उसे तुरंत याद आ गए और वो जितनी तेजी से हो सका उस घाटी से निकल भागा। ये वाकई एक अहम और चौंकाने वाली खबर थी। मैंने उससे सवाल पूछने शुरू किए। उसने कहा कि वो मुझे गुफा तक लेकर चल सकता है, बशर्ते मैं तैयार रहूं कि घने लैंटाना के बीच लगभग एक फरलांग तक हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ेगा, क्योंकि वही रास्ता घाटी और गुफा तक जाता था। मैंने हामी भर दी और मुनु स्वामी से कहा कि अब उसके लिए भी अपने सौदे का हिस्सा पूरा करने का वक्त आ गया है, यानी मेरे साथ चलना और तेंदुए को मारते समय मौजूद रहना, ताकि उसने पहले जो उस तेंदुए को घायल किया था उसका प्रायश्चित हो सके। अगर मुझे उससे डर दिखाने की उम्मीद थी तो मैं गलत था। पुलिस ने उसे इस कदर डरा दिया था कि उसे किसी भी तेंदुए का सामना करने से ज्यादा डर इस बात का था कि बचे हुए 3 दिन यूं ही निकल गए और हम अपना शिकार हाथ से निकल जाने दें। मैंने सूरज के तेज होने का इंतजार किया और इस दौरान आराम से थोड़ा छोटी हाजिरी यानी कि हल्का नाश्ता किया। इसका मकसद ये था कि तेंदुए को दिन के समय अपनी गुफा में सो जाने का मौका मिल जाए और अगर मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता तो वो मेरी आहट सुनकर भाग जाता। हम ठीक 10 बजे गाड़ी से बंगले से निकले और 15 मिनट से भी कम समय में सड़क के उस मोड़ तक पहुंच गए जो पहाड़ी की 2 उभरी हुई चोटियों के बीच वाली घाटी के लगभग सामने था। दुबले पतले आदमी जिसने अपना नाम अल्ली मुथु बताया ने इशारा किया कि हमें यहीं पर उतरना होगा। मैंने सड़क से जरा हटकर एक पेड़ की छाया में गाड़ी खड़ी की और हम तीनों नीचे उतर आए। मैंने अपनी राइफल का अंडर लीवर हिलाकर देख लिया कि वो ठीक से काम कर रही है। फिर अल्ली मुथु, मुनु स्वामी और मैं गुफा की ओर चल पड़े। पहाड़ी सड़क से करीब 2 मील की दूरी पर थी। हम उसके पायों तक पहुंचे और फिर घाटी की ओर चढ़ना शुरू किया, जो आसपास के पेड़ों की वजह से अब दिख नहीं रही थी। पेड़ों की चोटियों के ऊपर मैं बस ऊपर, दाएं और बाएं दोनों तरफ की पहाड़ियों की चोटी ही देख पा रहा था। हम लगभग 1 घंटे तक चढ़ते रहे और चढ़ाई काफी कठिन थी। फिर हम लैंटाना की झाड़ियों के एक ऐसे समुद्र में आ गए जिसने पेड़ों और नीचे की पूरी झाड़ीदार जंगल को ढक रखा था। यही वो जगह थी जहां अली मुथु ने इशारा किया कि अब हमें कुछ दूरी तक लैंटाना की झाड़ियों के भीतर और नीचे से रेंगते हुए जाना होगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि अगले करीब 1 फरलांग का इलाका पार करना बहुत ही थकाने वाला काम था। हम पहले से ही पसीने से तर थे और कांटों से बुरी तरह से खुरच चुके थे। अल्ली मुथु आगे आगे रेंग रहा था, मैं उसके बिल्कुल पीछे था और मुनु स्वामी तो उससे भी ज्यादा पास पीछे। जब तक हम उस लैंटाना की पट्टी को पार कर पाए तब तक हम पसीने से टपक रहे थे। मेरी खाकी शर्ट और पैंट कई जगहों से फट चुकी थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे चेहरे, गर्दन और हाथों के छोटे छोटे टुकड़े उन असंख्य नुकीले कांटों पर अटक गए होंगे जो लैंटाना की हर शाखा पर आरी जैसी दांतों की तरह लगे होते हैं। आखिरकार हम उस झाड़ीदार घेरे से निकलकर दोनों उभरी पहाड़ियों के बीच की घाटी में पहुंच गए, जहां हर तरफ बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे जिनकी आधी ऊंचाई तक नुकीली घास उगी हुई थी। अल्ली मुथु ने धीमी आवाज में बताया कि गुफा बाईं ओर है और घाटी के भीतर लगभग 3/4 दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह थी जहां पास से भी तेंदुए को देख पाना नामुमकिन था। वहां अगर दर्जन भर टाइगर भी होते या तेंदुए भी होते तो वो नजर नहीं आते। अब मैंने अगुवाई संभाली। मेरे पीछे अल्ली मुथु और उसके ठीक पीछे मुनु स्वामी था। मैं दाईं ओर ही रहा, दाईं तरफ की पहाड़ियों के पायों को छूता हुआ आगे बढ़ता गया, ताकि अगर गुफा से हमारी बाईं ओर से किसी ओर से तेंदुआ झपटे तो मुझे उसे आते हुए देखने का मौका मिल सके।
हम गुफा के ठीक सामने पहुंच गए। उसके ऊपर चट्टान में एक बाहर की ओर झुकी हुई दरार थी। मैंने देखा उस चट्टान पर मोम के पुराने छत्तों के अवशेष जमे हुए थे। हालांकि कोई नया छत्ता नजर नहीं आ रहा था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा लंबी घास और बाहर बिखरे पत्थरों के ढेर की वजह से छिपा हुआ था। इनमें से कई पत्थर ऊपर से पहाड़ी ढलान से लुढ़क कर नीचे आए लगते थे। तभी हमने वो आवाज सुनी, एक साफ और डरावनी गुर्राहट। अल्ली मुथु ने मुझे रोकने के लिए मेरा कंधा छूना चाहा, लेकिन तब तक मैं उस आवाज को पहचान चुका था। वो आवाज तेंदुए की भी हो सकती थी या फिर किसी भालू की भी। मैं रुक कर सोचने लगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। इनमें कोई शक नहीं था कि वो आवाज सामने से या तो गुफा के भीतर से या उसके पास की किसी जगह से आई थी। मैं या तो पत्थर फेंक सकता था या थोड़ा और आगे बढ़ सकता था, लेकिन दूसरे विकल्प से मुझे डर लग रहा था। जो भी जीव था गुफा के ऊंचे हिस्से से मुझ पर झपट सकता था, और अगर मैं उसे घास और पत्थरों के बीच से आते ना देख पाया या पहली ही गोली चूक गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। आखिर समझदारी ने बहादुरी पर जीत हासिल की। मैंने धीमी आवाज में अल्ली मुथु और मुनु स्वामी से कहा कि वो उसी दिशा में पत्थर फेंके। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी राइफल कॉक करके तैयार रखी थी और सामने के दृश्य में जरा सी भी हरकत पर मैं नजर गड़ाए हुए था। उन्होंने और भी पत्थर फेंके, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तभी मेरी नजर दाई ओर गई, पहाड़ी की तरफ, ऊपर की ओर, जहां गुफा के किनारे से आगे ढलान वाली जमीन से मिलती हुई लंबी घास में हल्की सी हरकत दिखाई दी। ये हरकत हवा की वजह से भी हो सकती थी या किसी जानवर के घास के बीच से चुपके चुपके निकलने से भी। लेकिन एक बात पक्की थी कि यह भालू नहीं था। दक्षिण भारत में भालू काले रंग के होते हैं और भूरे रंग की घास के बीच ऐसा काला आकार मुझे आसानी से दिख जाता। और वैसे भी भालू इस तरह से छिप छिप कर नहीं चलता, चाहे वो कोशिश भी करे। वो तो सीधा साधा भारी भरकम जानवर होता है। या तो सीधे सामने आ जाता है या फिर शोर मचाते हुए दूर हट जाता है। मैंने आंखें गड़ा कर देखा, फिर उस चित्तीदार शरीर का एक हिस्सा दिखाई दिया। वो उस चट्टान की ऊंचाई के बराबर आ गया था जो गुफा के ऊपर झुकी हुई थी। अब वो जानवर रुक गया था और निसंदेह हमारी ओर ही देख रहा था। हालांकि मैं घास के बीच उसका सिर या चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। बस कुछ ही सेकंड और वो नजरों से ओझल हो सकता था। मैंने अपनी नजरें उस चित्तीदार हिस्से पर टिकाई, धीरे से ट्रिगर दबा दिया। तेंदुआ झटके से उछलकर घास से बाहर आया, झींगे यानी प्रॉन की तरह दोहरा मुड़ गया, फिर ढलान के पीछे की ओर लुढ़कता चला गया। घास में ओझल हो गया। एक चट्टान पर चढ़कर मैंने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर अल्ली मुथु और मुनु स्वामी को इशारे से ओट लेने को कहा और खुद धीरे धीरे आगे बढ़ा। बीच बीच में मैं किसी चट्टान पर उछलकर चढ़ जाता ताकि जानवर की एक झलक मिल जाए। आखिरकार वो दिखाई दिया और तब मेरी सारी सावधानी बेकार साबित हुई, क्योंकि तेंदुआ पूरी तरह से मर चुका था। मेरी वो अचानक चली गोली सचमुच किस्मत वाली थी। .405 की गोली उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से से होकर सीधे खोपड़ी में घुस गई थी। जांच करने पर यह भी साफ हुआ कि मुनु स्वामी की बंदूक से चली गोली जानवर की पीठ के ऊपरी हिस्से में कंधों की हड्डियों के पीछे आर पार निकल गई थी और उससे एक बड़ा छेद बन गया था और एक भयानक खुला घाव हो गया था जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। एलजी के 2 छर्रे उसकी खाल में धंसे हुए थे, लेकिन उनसे बने जख्म भरते हुए लग रहे थे। असली घाव हालांकि आखिरकार उसकी मौत का कारण बन ही जाता अगर उससे पहले वो उसे आदमखोर ना बना देता। ये एक अधेड़ उम्र का नर तेंदुआ था जिसकी लंबाई 7 फुट से थोड़ी कम थी। उस घने जहन्नुमी लंटाना के बीच से उसकी लाश बाहर निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया, लेकिन काफी मशक्कत और पसीने के बाद हम कामयाब हो गए। उस शाम हमने लाश एसपी के पैरों के सामने रख दी। ठीक 48 घंटे ही बीते थे जब मैंने उनसे 4 दिनों की समय सीमा बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन मुनु स्वामी और मैंने ये काम आधे समय में ही पूरा कर दिया था। एसपी के चेहरे पर बस मुस्कान ही मुस्कान थी। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।